सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह। तो ये है क्लास 12th की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर के जो आखिरी क्वेश्चन हमारे बकाया थे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक, उनको करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और वीडियोज़ को थोड़ा शेयर करिए, वीडियोज़ में व्यू बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे में सामने पढ़ाने वाले का मोराल डाउन हो जाता है, फिर वो पढ़ाएगा क्या। और ये नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। साथ ही में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी नोट्स मिलेंगे आपको मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम है मानवेंद्र सिंह क्लासेस, जो कि आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबको पता ही है कि कौन सा क्वेश्चन करना है। और हाँ, पिछले लेक्चर्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एक प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी पुराने लेक्चर मिल जाएंगे जो भी आपको देखने हैं। और ये कोर्स अभी नया ही शुरू हुआ है। क्लास 12th की मैथमेटिक्स इसमें कंप्लीट होगी। फिजिक्स का भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं हम लोग। 8 तक मैंने करा दिया है, बहुत ही आराम से बताया है क्या कैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, ये दिया हुआ है x बिलोंग टू z, मतलब इंटीजर होगा यहाँ पर, और x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 12 से छोटी है, और इन दोनों के बराबर भी है। तो हम ये चिन्ह वगैरह तो जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो पुराने वीडियोस रेगुलर देखते रहें। तो वीडियोस को थोड़ा आप लोग देखा करिए, अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियो में क्या है, और बिना जाने ही आप उसे नहीं देखते हैं। पहले पूरा देख तो लो, तब ना पता चलेगा वीडियो में क्या है, और ये तुम्हारी कितनी मदद करेगा एग्ज़ाम में। और हाँ, अब तो 2022 में एग्ज़ाम होना ही है। 21 में नहीं हुआ है तो क्या हुआ, 22 में तो होगा ही। तो x की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या बराबर है, और 12 से छोटी या बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहा है कि सिद्ध करो कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दे दी गई। पहली कंडीशन में क्या है कि मॉड ऑफ a माइनस बी करते हैं तो 4 का एक गुणा ज़्यादा करता है, कहने का मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, और फिर प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो। मतलब ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जहाँ पर एक फॉलो होगा, मतलब वो आगे बताता हूँ। ठीक है, जैसे 1 को यहाँ पर रख देंगे तो 4 से कटेगा कि नहीं, तब वहाँ पर देखा जाएगा, आगे समझेंगे इसको। फिलहाल हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, दिया है और निकालना है, ये तो हम पहले लिखते करते हैं, रिलेशन और एक्सेट, ये लिख दिया। अब ये x की भी जो वैल्यू 0 से लेके 12 तक थी, 0 से 12 तक हमने इसको लिख दिया। अब r जो यहाँ पर था उसको भी लिख दिया। स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, सममित के लिए 2 एलिमेंट की, और संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट को लेते हुए हम यहाँ सूत्र लिखते हैं, a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। यहाँ a इक्वल टू 1 लेने पर यू कैन टेक एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पर हमें बोल दिया गया है इंटीजर, चाहे आप माइनस में लो, चाहे आप प्लस में लो, चाहे आप 0 ही ले लो। तो यहाँ हमने a इक्वल टू 1 लिया। तो चूंकि ये सिंस होता करता है 1 माइनस 1 बराबर 0 आता है, जो कि 4 का गुणज है। देखो भैया, 4 क्या, दुनिया के सभी गुणज हैं, 0 खुद का भी गुणज है, 0 सब कट जाता है। अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक और एक जो है आपस में बिलोंग करते हैं, आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से r के द्वारा, अतः ये r क्या है, स्वतुल्य संबंध है। अगर हम यहाँ कोई भी नंबर लेते तो वो भी आ जाता। सममित में देखते हैं। सममित में क्या है कि a, सबसे पहले सूत्र होता है a b बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज b a शुड आल्सो बिलोंग टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। ठीक है, यहाँ कोई भी आप 2 नंबर ले लो, a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू 6 ले लिया। यू कैन टेक एनी नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 4 का गुणज आए, क्योंकि प्रश्न इज सेड क्या कि सिद्ध करो। अब जैसे यहाँ पर मान लो हम a इक्वल टू क्या ले लेते हैं, चलो 1 ले लेते हैं, और b इक्वल टू अगर ले लेते हैं मान लो 8 ले लेते हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। मॉड लगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 तो नहीं कट रहा ना, तो ये 4 का गुणन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स आपको नहीं लेने हैं, या तो आप ऐसे नंबर्स लो जो कि इवन हो, या तो आप ऐसे नंबर्स लो जो कि ऑड है। तो कहने का मतलब 4 का गुणज आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना है, और प्रश्न बोला प्रूव करो तो करेंगे ही। इस प्रकार हमने नंबर ले लिए। अब इसके आगे क्या करेंगे तो आप भी जानते हैं। ठीक है, सूत्र में मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ये बोला गया था क्वेश्चन, a मॉड ऑफ a माइनस बी, तो मॉड ऑफ a माइनस बी रखा 2 - 6 इक्वल टू 4 आएगा।
जो कि 4 का गुणज। लिखने का तरीका देखो, नोट्स का यही फ़ायदा है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहाँ से। और फिजिक्स के भी नोट्स हैं, केमिस्ट्री के भी नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, क्वेश्चन बैंक भी हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अरे दुनिया का सब कुछ मिलेगा तुम्हें मेरे ऐप में, बस थोड़ा सब्र करो। और यहाँ पर उल्टा कर देंगे, सममित मतलब जो जस्ट अपोजिट हो सके, ठीक है। तो 6 - 2 किया, ये भी 4 आ गया जो कि 4 का गुणज है, अतः ये इसलिए का चिन्ह है, ठीक। लिखने का तरीका देखो सब में यही होता है, पहले हम चूँकि लिखते हैं, फिर इसलिए लिखते हैं, फिर अतः लिखते हैं। यहाँ चूँकि लिखा, इसलिए लिखा, अब अतः लिखा, इसलिए हमें वही सूत्र में ए और बी के मान बदल के लिख देने होते करते हैं। जो लोग पहले से देख रहे हैं वीडियोज़ उन्हें पता ही होगा। एक बात याद रखना, ये कोर्स फॉलो करने के बाद तुम्हारा अगर 100 नहीं आया तो यूट्यूब से सारे वीडियोज़ डिलीट कर दूँगा, बस जितना करा रहा हूँ इतना करे जाओ। 100 में 100 आएगा ही आएगा, चाहे तुम कहीं भी पढ़ते हो, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ तो स्वतुल्य समझ गए, समित समझ गए और संक्रामक समझ लो। संक्रामक में हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, तो ए ले लिया, बी ले लिया, सी लिया, तो हमने बोला ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी, तो हमारा ए भी रिलेटेड होगा सी से। जानते ही हम कैसे होता है पुरानी वीडियो के अनुसार। और ये ए बी सी आ कहाँ से रहे हैं, ए से। ए क्या है हमारा, जेड है, चाहे आप जेड बोल दो चाहे ए बोल दो, क्योंकि यहाँ पर जो ए था वो क्या है असल में, ये तो जेड ही है ना, लेकिन उसके नंबर्स क्या हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर्स हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो तीनों मान रखेंगे, ए = 2 ले लिया, बी = 6 ले लिया, सी = 10 ले लिया, ठीक। अब इनके अलावा भी हम नंबर्स ले सकते थे, लेकिन इन्हें क्यों लिया। सबसे पहली बात, ये जो सेट है हमारा 0 से लेके 12 तक के नंबर्स के, इसके भीतर से लेना है कोई भी नंबर, और ऐसा नंबर ही लेना है जिसको घटाने पर 4 का पहाड़ा आए, 4 का गुणज आए, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है भैया सिद्ध करो। तो जब सिद्ध करने को बोलेगा तो हम उसके वो हो गए हैं, स्लेव हो गए हैं, हमें वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ले लिया, 6 ले लिया, 10 ले लिया। अब देखो 2 - 6 करेंगे 4 मिलेगा, 6 - 10 करेंगे 4 मिलेगा, और 2 - 10 करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मैं दोनों में बोलता हूँ, देखो हिंदी इंग्लिश सब क्या है, 4 के गुणज हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध एक संक्रामक संबंध है। अब हम लोग हैं होशियार कि जब तीनों हो जाता है स्वतुल्य समित संक्रामक, तो उसे हम बोल देते हैं ये एक तुल्यता संबंध है। वीडियो में पूरे बने रहें। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि मॉड ऑफ a - b 4 का गुणज है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में बोला है कि a और b इस प्रकार हैं कि a = b। ये तो सबसे ईजी यार, देखो कोई भी एलिमेंट लो, तो यहाँ एलिमेंट लेने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने रिलेशन लिख दिया, मान लिया कोई भी a एलिमेंट कहाँ से, समुच्चय a से, माना कोई भी एलिमेंट है, कोई भी। अब यहाँ पर हमने क्या, सभी को पता है दुनिया में कि कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है। तो चूँकि a = a, इसलिए a आपस में रिलेटेड है, अतः यार स्वतुल्य है। अब a, b हमने मतलब 2 एलिमेंट मान लिए, a और b मान लिया, कहाँ से, a से मान लिया। a क्या है, z है, z मतलब 0 से लेके 12 तक के नंबर्स, उनको हमने डेफिनेट बना लिया है। अब यहाँ पर अगर a रिलेटेड टू b है, कहने का मतलब a = b है, तो b = b a बोल सकते हैं, और b और a को ऐसे लिख दिया हमने रिलेशन के रूप में, तो ये भी हो गया। लिखने का तरीका देख रहे हैं ना भाई लोग किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। चूँकि किया है, फिर इसलिए कर दिया, इसलिए हमें बता देना है a रिलेटेड टू b, दिस इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a, अतः यार क्या है, सममित है। संक्रामक में भैया 3 एलिमेंट ले लेंगे। तो यहाँ देखो माना a b बिलोंग्स टू r तथा b c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या हुआ, a = b है तथा b = c है। तो यहाँ से b को हमने कर दिया कट्टी, तो क्या बचा हमारा, a = c बचा। और जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारा रिलेशन है कि ए बी अगर ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसा लिख दो, या फिर ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसा लिख दो, लिख के तो बताना था। तो इस प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं तीनों बराबर हैं, तैयार किया संक्रामक। इससे बेस्ट नोट कहीं नहीं मिलेंगे यार, और PDF भी दे रहा हूँ तुम्हें। अब क्या चाहिए, किसी भी बुक से सस्ता है, किसी भी नोट्स से सस्ता है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे उससे सस्ता है, और बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ, और फ़ायदा भी है इसका तुम्हारा, ठीक। अब यहाँ पर देखते करते हैं एक कैसे संबंधित है। तो एक इस प्रकार संबंधित है कि एक में हम क्या क्या घटाएं कि 4 का पहाड़ा आ जाए। तो दोनों क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में तो एक में अगर हम 1 घटाते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो कहने का मतलब एक के लिए एक क्या है, एक अवयव है। एक में अगर हम 2 घटाते हैं तो मिलता है 1। अगर 1 में हम 2 घटाते हैं तो मिलता है हमें 1, और 1 4 को काटता है नहीं। 1 में 3 घटाते हैं हमें क्या मिलता है,
2, 4 को काटता है नहीं, 1 में 4 को खुद घटाते हैं, कितना मिलता है हमें 3 मिलता है। 4 इसको काटता है, कहने का मतलब 4 के पहाड़ में नहीं आता है। लेकिन अगर 1 में हम 5 घटाते हैं, 1 में 5 घटाते हैं हमें क्या मिलता है 4 मिलता है। मॉड लगा है, मॉड के रूप में घटा रहा हूँ, ये ना बोलना कि माइनस भूल गया तुम्हें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 में 1 गए तो हमें मिलता है 0, 1 में 5 गए हमें मिलता है 4। तो इन दोनों नंबर्स पर अगर हम फोकस करें 0 और 4 में, तो यही दोनों संख्याएं जो 4 से कट रही हैं। तो 1 से कौन कौन रिलेटेड अवयव हैं, 1 से 1 है और 1 से 5 है। इसी प्रकार अगर हम 1 माइनस 6 करते हैं तो हमें मिलता है 5, जो कि नहीं है। 1 माइनस 7 करते हैं मिलता है 6, 1 माइनस 8 करते हैं हमें मिलता है 7, लेकिन 1 माइनस 9 करते हैं तो हमें मिलता है 8, और 8 क्या है 4 का गुणज है। तो इस प्रकार 12 अवयव ही हैं हमारे पास। कहाँ है, रुक जाओ क्वेश्चन पहुँचो। टोटल कितने अवयव हैं हमारे पास, 12 अवयव ही हैं। 3 12 में 1 5 और 9 ही था, जिसको घटाने पर हमें मिला। अब अगर यहाँ 13 होता तो काम बन जाता, 12 घटाएंगे तो जब 1 माइनस 12 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 11 बचेगा, सॉरी 2 घटा दिया 11 बचेगा, दिक्कत हो जाएगा ना, 13 होता तो काम बन जाता। तो इस प्रकार सिर्फ 3 ही अवयव हैं जो पहले प्रश्न को सेटिस्फाई करते हैं। तो 1 3 और 5 यहाँ पर 1 से संबंधित अवयव हैं। अब दूसरा वाला रिलेशन क्या बोलता है, दूसरा वाला रिलेशन बोल रहा है भैया a बराबर b होना चाहिए, हम नहीं जानते। तो a बराबर b, अब अगर 1 से संबंधित है, 1 के बराबर कौन होगा, 1 के बराबर 1 ही बस ना होगा। तो 1 के बराबर तो 1 है, इसलिए सिर्फ एक अवयव को यहाँ पर संबंधित अवयव बोल दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल समझ में आया होगा और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। अब आगे के प्रश्न जो हैं वो झोला टाइप के हैं, तो अगर आपसे बनते हैं तो आप वीडियो देखें, नहीं तो और यहाँ तक तो कोई देखता है नहीं। सही बात है, कोई नहीं देखता। कितना टाइम हो गया, 11 मिनट हो गया। लीजिए 11 मिनट हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया। अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 और 12 और 13 और 14, बस इतने ही प्रश्न हैं हमारे पास। इसके बाद ये लेक्चर हो जाए कंप्लीट और अगली एक्सरसाइज करेंगे शुरू। उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है सिद्ध कीजिए। देखो यहाँ पर 10 गायब है, 10 में क्या है, फालतू क्वेश्चन था, तुम लोग NCERT बुक में देख लेना, मुझे नहीं पसंद आया। और हाँ, मैं NCERT बुक के ज़्यादातर क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। अब सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं के समुच्चय, तो एक समुच्चय दिया हुआ है समस्त बिंदुओं का, तो हमने मान लिया इसे a बराबर क्या बोला, किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय है। अब यहाँ देखो R एक रिलेशन होता रहता है, तो R रिलेशन कितना फालतू सा है PQ 2 बिंदु हैं और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। कहने का मतलब मान लो अगर हम ऐसे ग्राफ ले लें, इसे हम ओरिजिन समझें O, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। अगर इस पॉइंट को हम P बोलें, इस पॉइंट को हम Q बोलें, ठीक। तो जितना ये यहाँ से P की दूरी है, एक सेकंड रुको कलर बदल लें, हाँ, जितना O से P की दूरी है उतना ही O से Q की भी दूरी है। कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब अगर ये 2 मीटर दूर है तो ये भी 2 मीटर की दूरी पर है। OP = OQ, इसके कहने का मतलब ये है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। ये एक स्वतुल्य संबंध है। और इसके बाद बोला सिद्ध करो कि एक वृत्त को निरूपित करता है। अब वो आगे समझा देंगे, ठीक। लास्ट क्वेश्चन लास्ट में हमारी बताने की आदत है, जब सभी पॉइंट दूर होंगे तो वृत्त ही न बन जाएगा यार हैं। तो यहाँ पर R = हमने लिख दिया PQ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट P मान लेते हैं, जो कि कहाँ से, ऐसे देखो जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऐसे ही लगाया जाता है। पहले कोई पॉइंट मान लो कि चूंकि बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे, अतः बोलेंगे। पेपर में ऐसे लिखना नहीं तो नंबर गया तुम्हारा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। कोई भी दूरी खुद के बराबर होती है, इसलिए PP आपस में रिलेटेड हैं, अतः R क्या है, स्वतुल्य है। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर स्वतुल्य में स्वतुल्य यानी खुद से रिलेटेड एक ही एलिमेंट लेते हैं। सम्मित में 2 एलिमेंट लेंगे, सम्मित में मजी आएगी। सम्मित में देखो हमने मान लिया 2 एलिमेंट P और Q कहाँ से हैं, समुच्चय A से हैं। तो हम बोले कि PQ रिलेटेड है आपस में। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु P तथा Q की मूल बिंदु से दूरियाँ समान हैं। तो इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो Q की इधर ला दिया, तो Q तथा P की दूरी मूल बिंदु से समान है ना। तो इस Q और P को कैसे लिखा जा सकता है, इस तरह लिखा जा सकता है। इसलिए हम बोल दें कि PQ रिलेटेड है आपस में, इसलिए QP भी रिलेटेड होगा। और PQ है कहाँ से, समुच्चय
ए से, अतः आर सममित है। संक्रामक में हम तीन पॉइंट मान लिए, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R। अब यहाँ पर देखो जैसे तथा तथा करते थे वैसे आएगा। तो PQ रिलेटेड है तथा QR रिलेटेड है, कहने का मतलब P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, तथा में फोकस रहे तुम्हारा, तथा Q और R की मूल बिंदु से दूरियाँ समान है। तो यहाँ एक एरो का इस्तेमाल किया हमने। तो यहाँ जो कॉमन मटेरियल था, कॉमन क्या था, Q यहाँ पर था और यहाँ पर था, इसको गायब कर दिया। तो Q को गायब करने के बाद हमको क्या मिलेगा, Q को यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो P और R बचा। तो बोल दिया बिंदु P और R की मूल बिंदु से दूरियाँ समान हैं, तो P और R आपस में रिलेटेड हैं। इस प्रकार हमने इसलिए लगा कि यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर बोल दिया था P क्या है, संक्रामक है। अब बिंदु ये जो तीनों हो जाता करता है तो स्वतुल्य समय संक्रामक तीन हो जाता है, तो क्या बोलना है यार, तुल्यता संबंध सिद्ध हो जाता है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा था बाद में, तो प्रश्न बोल रहा था पुनः सिद्ध कीजिए हाउ कि P डज नॉट इक्वल टू 0 0। कहने का मतलब अगर P मूल बिंदु ना हो, यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ पर ना हो, तो ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे सभी बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे सभी बिंदु जो कि मूल बिंदु पर नहीं हैं, ऐसे सभी बिंदु जो कि मूल बिंदु पर नहीं हैं और उनकी दूरी जो है बिंदु P से दूरी के ही बराबर है और उनका केंद्र जो है बिंदु मूल बिंदु पर है, तो उस वृत्त को निरूपित करता है, ये हमें बताओ। तो देखो यहाँ पर ये वो तो केंद्र हो गया, अब जितना बिंदु P दूर था उतना Q दूर है। हमने और कई पॉइंट ले लिए, R ले लिए, S ले लिए, T ले लिए, आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी दूरी हर तरफ क्या कर दोगे, जब बराबर कर दोगे ऐसे ऐसे, देखो मैं हर तरफ बराबर करके दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक। हर तरफ अगर मैं अनंत पॉइंट ले लूँ, क्योंकि ये समुच्चय अनंत है, ये देखो जब मैं पूरे ऐसे ऐसे पॉइंट रख दूँगा, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो खूब सारे पॉइंट रख दिए मैंने। तो जब इतने सारे पॉइंट रख देंगे तो जो वो एक सर्कल नहीं बन गया, सर्कल बन गया कि नहीं, ये देखो यार पूरा सर्कल बन गया। और सर्कल का जो सेंटर है, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु O है। तो सभी बिंदुओं के समुच्चय A में सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, ये हमें दिख रहा है बराबर है। अतः बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र बिंदु पर है, मूल बिंदु पर है। अब तुम सोचोगे रटना पड़ेगा, नहीं यार ये प्रश्न में ही लिखा है, जहाँ पर बोलता है सिद्ध करना वहाँ पर आता है लिख दो, काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, सोचो कितना इजी, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, तो यहाँ A एक समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो गया, ठीक है। R दिया हुआ है T1 T2 और T1 T2 के समरूप है। यार ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, देखो अब ये तुम पूरा सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर मैं फटाफट करा देता हूँ। तो T1 एक मानेंगे और बोल देंगे प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता कहता है, T1 आपस में रिलेटेड है इसलिए क्या सतुल्य है। फिर T1 T2 दो एलिमेंट मानोगे, दोनों एलिमेंट बोलोगे T1 T2 के समरूप है, तो T2 भी T1 के समरूप होगा, इसलिए ये भी हो गया, ठीक। ओस से पानी गिरा, यहाँ पर मुझे ये करना था, थोड़ा भूल जाता हूँ, तो इस प्रकार ये भी हो गया। अब संक्रामक में 3 ठो मान लेंगे, तो T1 T2 एंड T3, तो यहाँ पर बोलेंगे T1 T2 के रिलेटेड है मतलब T1 T2 के समरूप है, फिर T2 T3 से रिलेटेड है मतलब T2 T3 के समरूप है। दोनों में कॉमन मटेरियल कौन था, T2 कट गया, T1 T3 बचा, ये आपस में इस प्रकार ये भी हो गया। अब ये तो तुम लोग से बन जाएगा अगर इतने सारे सवाल लगा लिए। तो आगे क्या बोला है, भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 और भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करिए। अब T1 T2 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो परस्पर संबंधित होने के लिए हम इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लेते करते हैं। देखो तो यहाँ पर जो भुजाएँ हैं तो सबकी भुजाओं को चेक करो तो कौन से आपस में रिलेटेड हैं वो ऑटोमेटिक जान जाओगे। देखो यहाँ पर अगर 3/5 करो मतलब T1 और T2 का, T1 और T2 को देखो, T3 अभी मत देखो, तो T1 और T2 में 3/5 करो, 4/12 करो, 5/13 करो। क्या क्या बोला, रुको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, क्या क्या बोला मैंने, 3/5 पहली भुजा, ये 3/5 हो गया। फिर दूसरा क्या है 4/5 हो गया, तीसरा क्या है 5/13, 4/12 है, सॉरी हाँ। तो ये इनमें कुछ अनुपात दिख रहा है, मतलब कुछ रेशियो दिख रहा है। और समरूप क्या होते करते हैं, भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। समरूप त्रिभुज की पहचान क्या है कि उनकी भुजाएं या तो बराबर हों या तो अनुपातिक हों। तो यहाँ अनुपात दिख रहा है कोई
नहीं, तो T1 T2 समरूप नहीं है। अब T1 और T3 देखो ज़रा, T1 के ये रहे कोऑर्डिनेट, T3 के ये रहे कोऑर्डिनेट, ठीक है। इनको कोऑर्डिनेट नहीं यार, इनकी लंबाइयाँ वो थोड़ा अभी मैंने वो वाला सॉल्व किया ना, तो कोऑर्डिनेट दिमाग में बैठ गया था। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 3/6 है, फिर 4/8 है और 5/10 है। इसको देखो सब कट के कितना आएगा, सब कट के 1/2 आएगा ना। तो T1 और T3 में हम देख रहे हैं कि इनकी भुजाएं अनुपातिक है। यहाँ 3/6, 4/8, 5/10, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है, सब अनुपातिक में। चूँकि T1 और T3 की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए T1 T3 के समरूप है, T1 T3 से संबंधित है। लो स्वाहा, कितना मस्त क्वेश्चन था, कितना सरल क्वेश्चन था। अगर अभी तक लगाया तो पता चल गया होगा ये कितना सरल है। सेम क्वेश्चन अगला है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। तो बोल दिया ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। R = P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। लो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लोगे। माना P1, फिर बोल देंगे P1 में P1 की भुजाओं की संख्या समान होती है, फिर 2 ठो मानेंगे, माना P1 P2, सब में यही कर रहे हैं। P1 P2 क्या है, P1 में P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं, उल्टा कर देंगे P2 तथा P1 की भुजाएं समान हैं। अतः ये लिख देते करते हैं, फिर हम ये समझ गए। अब इसमें 3 तो मान लेंगे, P1 P2 P3, इसमें बोलेंगे P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं, फिर बोलेंगे P2 तथा P3 की भुजाएं समान है। तो दोनों में कॉमन क्या है, P2 P2 कट गया, P1 P3 बचा, P1 में P3 की भुजाएं समान है, तो P1 और P3 भी बिलोंग करते हैं एक दूसरे को, हो गया। अब आगे क्या देखें, इतना तो तुम लोग समझ जाएगा। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, 1 सेकंड, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ओह, तो इसको नीचे देखते हैं हम सल्यूशन। तो यहाँ पर तुम दिमाग लगाओ कितनी भुजाएं होंगी। भुजाओं 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुजों में वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। कितनी सिंपल बात, कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं बोल रहा है, 3, 4 और 5, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 ही होंगी। इसलिए 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज त्रिभुज है। बहुभुज यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं। तो कौन सा बहुभुज आएगा यहाँ पर, एक त्रिभुज आएगा, ठीक है। तो कौन सा बहुभुज है, त्रिभुज है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। कितनी भुजाएं बोला, 3, 4 और 5, ये भुजाओं की लंबाई दे दी। अब जब लंबाई तुम्हें पता है तो तुम जान गए 3 भुजाओं की लंबाई दी, तो भुजाएं कितनी होंगी, 3 भुजाएं होंगी। अब 3 भुजाओं वाला बहुभुज कौन सा होता है, त्रिभुज होता है यार। बकवास क्वेश्चन। चलो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जहाँ से अब जल्दी जल्दी लेक्चर्स आएंगे। अभी तक नहीं आ रहे थे, रेगुलर रहेंगे सभी लेक्चर्स, एक ही प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो वो प्लेलिस्ट बहुत खतरनाक होने वाली है। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। अब यहाँ R, L1 समांतर है L2 के, रिलेशन क्या है, L1 समांतर है L2 के। बन जाएगा तुमसे, मैं जान रहा हूँ तुमसे बन जाएगा, क्योंकि पढ़े हो। L समस्त रेखाओं का समुच्चय है, L1 समांतर L2 है। वही चीज़ माना पहला एलिमेंट सतुल्य के लिए L1, जो चूँकि प्रत्येक रेखा से उनके समांतर होती है, तो पहले ही मैं समझा दिया था, ठीक है। समांतर होती है, जैसे ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों के बीच का अंतर बराबर है। अब अगर इसी अंतर को हम 0 कर दें, ये रेखा के ऊपर है एक रेखा और, तो अंतर क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों के बीच 0 है। तो अंतर समान है ना हर पॉइंट पर, जहाँ जहाँ पर ये मिल रही है। इस प्रकार प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए L1 आपस में रिलेटेड हैं। फिर समेत के लिए 2 एलिमेंट ले लेंगे, सब बता चुका हूँ मैं शुरू में। L1 L2 ले लिया, फिर से उसी तरह लिखेंगे, L1 L2 के समांतर है, उल्टा कर देंगे, L2 L1 के समांतर है, तो इस तरह लिख देंगे। फिर आ जाएंगे संक्रामक में 3 ठो मान लेंगे, L1 L2 L3, इसको क्या बोलेंगे, L1 L2 के समांतर है, फिर L2 L3 के समांतर है, तो L2 L2 कॉमन हो गया, कट गया, L1 L3 के समांतर हो जाएगा, काम खत्म। इसके बाद ये लिख देंगे। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि रेखा y = 2x + 4, ये रेखा का समीकरण होता है y = mx + c की तरह, mx + c होता है ना, इस तरह। तो mx + c से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो इसमें कौन कौन सी रेखाएं आएंगी, तो देखो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हटा के लिख देंगे हम बस। तो रेखा y = 2x + 4 से संबंधित रेखाओं के समुच्चय में वही रेखा होगी जो y = 2x + 4 के समांतर होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन में क्या
बता रहा है कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, तो इससे संबंधित वही रेखा होगी जो इसके समांतर होगी। तो अंतर बता रहा है लास्ट वाला सी, जो सूत्र है y=mx+c। तो ये जो c बता रहा है यही अंतर बता रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? +4 का है। तो इस अंतर को हमने बोल दिया चलो c। तो जितनी भी रेखाएं आएंगी वो सब इससे रिलेटेड हो जाएंगी। तो c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी समांतर होगी आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार हमने इसका रिलेशन बना दिया। समझ गए? बस यही कहानी थी। तो इस प्रकार हमारे 14 क्वेश्चंस हो गए डंडन। अब आप लोग देख लीजिए पूरी नोट्स। तो मैंने लगभग इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से कराया है, और ये एक्सरसाइज में थोड़ा मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि ये वाली एग्ज़ाम में आनी ही आनी है। बाकी आए चाहे ना आए, लेकिन ये वाली तो भैया आएगी ही आएगी। और नोट्स से पढ़ना इतना फ़ायदेमंद है, तुम लोग अभी पढ़ नहीं रहे हो इसलिए नहीं पता है। अब हम तो 2 साल से 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको तो पता ही है क्या कैसा है। बस देखते जाओ कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना जितना हम बोलते हैं उतना उतना करे जाओ, ना रिजल्ट आए तो कहना, फिर बाद में आके तुम हमें ज़रूर बोल देना कि आपसे पढ़े थे, आपने जो बताया उस तरह हम पालन किए, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। नहीं, ऐसा कहने लायक नहीं रहोगे। दावे के साथ कहता हूँ, बस पढ़े जाओ और आएगा ही आएगा। और पढ़े जाओ, समय बर्बाद मत करो, समय कम है। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में था इतना ही। और बाकी नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। उसके पहले अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अभी लिंक आएगा उसका। ठीक है, बहुत अच्छा चैनल है यार, उसमें मैं ऐसे ही जहाँ पर घूमता भागता हूँ वहाँ का वीडियो डालता हूँ। तो बस मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।